Good morning, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. फ्रेंड्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है NCERT क्लास 4 का सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ कवर करना, जिसमें हम 3 to 5 EVS के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का इस टॉपिक का मेरा उद्देश्य, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य होगा आपका स्टैंडर्ड 4 को कवर करना, है ना। चूँकि स्टैंडर्ड 4 से मोस्टली क्वेश्चन आते देखे गए हैं और उसको मैं चैप्टर वाइज कवर करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक है, पहला लेसन का नाम है चलो चलें स्कूल, है ना। तो इसमें मोस्टली 7 क्वेश्चन मैं इम्पॉर्टेंट लिया हूँ चलो चलें स्कूल से, है ना। तो उसमें सबसे पहले स्कूल पहुंचने के साधन, इस 7 क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो पहला चैप्टर में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहला है कि बांस और रस्सी का बना पुल कहाँ होता है। तो बांस और रस्सी का बना पुल असम में होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे बांस और रस्सी का पुल बनाया जाता है। बच्चे उसी पुल से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। दूसरा है ट्रॉली। ट्रॉली ये लद्दाख के क्षेत्र में, चूँकि वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉली में बैठ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। सामान्य क्षेत्र जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ सीमेंट का बना पुल होता है। वहीं अगर मैं वल्लम की बात करूँ तो वल्लम जो होता है, वल्लम कहते हैं लकड़ी का छोटा नाव, उसको हम लोग वल्लम कहते हैं। ये केरल में यूज होता है। बच्चे वल्लम नाव में बैठ करके केरल में स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी की बात करूं तो ऊंट गाड़ी तो आपको ऐसे भी याद होगा, राजस्थान, है ना। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र, हम लोग यहाँ भी यूज होता है। उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, ये उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता उत्तराखंड में यूज होता है। यहाँ के बच्चे कहते हैं कि आप लोगों को भले ही परेशानी होता है, बट हम तो दौड़ते हुए ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। तो ये 7 बात आपको याद रखना है। फर्स्ट चैप्टर स्कूल पहुंचने के साधन है, चलो चलें स्कूल से, है ना। ये इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है। अगर आप कुछ और देखना चाहेंगे तो आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा दूसरा लेसन होगा वो सेकंड लेसन है, उसका नाम है कान कान में। तो चैप्टर 2 कान कान में। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर को कान कान में, है ना। इससे मैं 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ चैप्टर 2 से। इसमें आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे पंछी हैं जिनके सिर पर आंखें होती है, कौन सा ऐसा जानवर है जो बच्चे को जन्म देते हैं, कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और जानवरों के त्वचा पर डिजाइन किस कारण से होता है। कुछ ऐसा इसमें हम लोग को जानना है, यानी कि पंछियों के बारे में, जानवरों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वैसे जानवर के बारे में जो अंडे देते हैं। तो वे जानवर जिनके शरीर पर कान जो है, कान बाहर नहीं दिखता हो, वो अंडे देते हैं। मतलब कोई भी जानवर, पंछी आपको दिखे जिनका कान ना दिखे आपको, है ना, तो वो क्या करते हैं, अंडे को देते हैं। जैसे में मुर्गी, बतख, ये सब देखते होंगे, इनका कान आपको नहीं दिखता होगा। दूसरा है बच्चे देने वाले जानवर। तो वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखते हैं, वे क्या करते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। क्या मैं बोला, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और क्या होते हैं, कान बाहर दिखता है। अब आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा एक डिजाइन, तो ये सारे डिजाइन जानवरों का है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि ये जानवरों का जो डिजाइन है किस कारण से होता है। तो जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन है वो उनके बालों के कारण होता है। थोड़ा देर पहले आप जो देखे थे, गाय का पिक लगाया था, वो भी डिजाइन था उनके बालों के कारण। नेक्स्ट है किसके सिर पर आंखें होती है। तो छिपकली या चिड़िया के सिर पर आंखें होती है। पंछी, है ना, पंछी बोलेंगे, चिड़िया नहीं, पंछी, इसके सिर पर आंखें होती है और कान का जो छेद है वो पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर का। नाउ नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हमारा है नंदू हाथी।
थर्ड चैप्टर का मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। ऐसे मैं यहाँ भी आपको भी बताने वाला हूँ नंदू हाथी के बारे में, यानी कि इस चैप्टर से आपको मोस्टली क्या करना है, हाथियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले देख रहे हैं ये झुंड है हथनियों का। तो हथनियों जो झुंड होता है मोस्टली हथनियाँ ही होती है उसमें, और सबसे बूढ़ी मादा हथनी जो होती है वो झुंड की सरदार होती है। तो झुंड में कौन रहता है, हथनियाँ, है ना। हाथी जो है, एक नर हाथी 14 से 15 वर्ष में झुंड को क्या करता है, छोड़ देता है। उससे पहले वो बच्चा होता है, तो बच्चा के रूप में वो झुंड में रहता है, लेकिन 14-15 वर्ष होता है उस नर हाथी का, झुंड को छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आया भी है सीटेट में कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खा सकता है, तो वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा सकता है। नेक्स्ट है, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। बहुत मार्केबल पॉइंट है, इतना भारी शरीर होने के बावजूद बस 2 से 4 घंटे ही सोता है ना। इससे कंफ्यूज करता है हमारे सीटेट में। नाउ नेक्स्ट, हाथी मिट्टी में अपनी त्वचा को क्यों रगड़ता है, तो वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में वो लेटता है, अपनी त्वचा को रगड़ता है। और नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी अपने कान का प्रयोग क्यों करता है या कैसे करता है, तो स्वयं को ठंडा करने के लिए वो अपने कान का प्रयोग करता है ना। तो ये हाथियों के विषय में ये सारे जानकारी थे जो आपके डिस्प्ले मैंने आपको बताया। होप कि हाथियों के बारे में आप जाने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, एक झुंड में 10 से 12 हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया कि वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। ये जो चैप्टर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसका एक सेपरेट लिंक बना दिया हूँ, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। आप वहाँ से देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। नाउ चैप्टर 5 में पढ़ाता हूँ अनीता और मधुमक्खियों के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, 2-3 बातों पे आपको फोकस करना है, मधुमक्खियों के बारे में, लीची के बारे में और अनीता के बारे में। 3 चीज़ अगर आपके माइंड में रहता है तो ये चैप्टर का आप सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनीता के बारे में। अनीता जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बेचाहा गांव में रहती है। कहाँ रहती है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बेचाहा गांव में अनीता रहती है। अब जानते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो जो मधुमक्खियां होती है वो छत्ते में रानी मधुमक्खियां ही अंडे देती है ना। नर मधुमक्खी बहुत कम रहते हैं, एक जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का उसमें नर मधुमक्खी बहुत कम रहते हैं, रानी मधुमक्खियां अंडे देती है। और बाकी जो मधुमक्खियां होती है वो कौन होती है, काम करने वाली होती है ना। तो ये याद रखना है, मधुमक्खी अंडे कब देते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियां अंडे देती है। तो ये मधुमक्खियों के बारे में जानकारी था जो आपको याद रखना था। अब एक जानकारी आपको याद रखना है लीची के बारे में, है ना। तो लीची के फूल, एक क्वेश्चन याद रखेंगे, फरवरी माह में खिलते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बारे में पढ़ना था, चूंकि वो इम्पोर्टेंट था इसलिए इसमें दिया है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 ओमना का सफ़र। ये चैप्टर 6 है, स्टैंडर्ड 4 का ही है, ओमना का सफ़र। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ट्रेन कहाँ से चली थी। तो ये ट्रेन चली थी कच्छ में गांधी धाम के गुजरात से, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि ट्रेन गांधी धाम गुजरात से चली थी। दूसरा याद रखना है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना, तो वहाँ का प्रसिद्ध खाना है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ, ये वहाँ का प्रसिद्ध खाना है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि बलसाद और अहमदाबाद गुजरात में ही है और कोझिकोड केरल में है। एक कोझिकोड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कोझिकोड के बारे में दिया था तो मैं मेंशन कर दिया हूँ। ये 4 बात ही इस चैप्टर से आपको याद रखना है, वहाँ का प्रसिद्ध खाना। नेक्स्ट है चैप्टर 7 खिड़की से।
इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं बलियम्मा से। बलियम्मा और अमूमा। तो बलियम्मा किसे कहते हैं और अमूमा किसे कहते हैं? तो बलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को बलियम्मा कहा जाता है, एंड अमूमा माँ की माँ यानी नानी को अमूमा कहते हैं। सबसे पहले तो ये दो चीज़ ही याद रखना है, ये भाषा मलयालम है। मलयालम भाषा में इसको कहा जाता है बलियम्मा और अमूमा। तो होप कि आपको ये याद हो गया होगा, नहीं तो वीडियो को एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 यानी कि 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। क्या आप जानते हो कि इतनी सुरंगें और पुल क्यों हैं? इसका कारण है क्या है? तो इसका कारण है कि ढेर सारा पहाड़ियाँ और समुद्र, इन सब से होकर के ट्रेन को गुजरना पड़ता है, इसलिए इतनी सुरंगें और पुल को क्रॉस करना पड़ता है ट्रेन को। क्या याद रखेंगे? 92 सुरंगें और 2000 पुल। कहाँ? गोवा से केरल के रास्ते में। मंडगांव गोवा में है, याद रखेंगे। मंडगांव कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि कोझिकोड कहाँ है। मैं थोड़ा देर पहले बात किया था कि कोझिकोड का आगे इसमें भी मेंशन किया है। तो मलबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में ये कोझिकोड है ना। पिछले बार भी मैं बताया कि ये केरल में है, तो कोझिकोड को याद रखेंगे, दो बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो देखिए एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। गुजरती है तो ये शुरू होती है गुजरात से चलना, तो गुजरात को तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गुजरात राज्य से ये चलना शुरू ही हो रही है, तो इसमें गुजरात ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद ये महाराष्ट्र में घुसती है, महाराष्ट्र के बाद ये गोवा, उसके बाद कर्नाटका, एंड नेक्स्ट ये पहुंच जाती है केरल में। तो गुजरती है तीन से ही, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। बट ऐसे टोटल राज्य जो इसको हुआ वो 5 हो गया, चूंकि गुजरात से चला और केरल पहुंचा। ये दो को मैं मेंशन नहीं किया हूं। नेक्स्ट है राज्य एवं उनकी भाषा। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। कोंकणी ये कर्नाटक में बोला जाता है, महाराष्ट्र में भी कुछ भाग में बोला जाता है, और गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में भी कोंकणी बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र में तो बोला ही जाता है, गोवा में, दमन द्वीप में, दादर और नगर हवेली, इन सब जगहों पर भी मराठी बोला जाता है। देखिए सीटेट में मोस्टली हम लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना होता है कि बारीक से बारीक जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनका भी हम लोगों का वो जो आंसर है वो जानना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में भी कोंकणी और मराठी दोनों पूरा हिस्सा में बोला जाता है। जैसे आप बिहार से एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, कहीं भोजपुरी भी बोला जाता है और कहीं मगही भी बोला जाता है। मगध क्षेत्र में मगही बोलते हैं और कहीं भोजपुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का भाषा क्या है? तो गुजरात का भाषा है गुजराती, और कन्नड़ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट में कन्नड़ बोले जाते हैं। तो होप कि ये इसका कन्फ्यूजन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर 8 है नानी के घर तक, है ना। इस चैप्टर में हम लोग को मोस्टली एक बात पर ही केयर करना है ज़्यादा कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है और फेरी क्या है। ये दो बात यदि आप याद रखते हैं तो आपका पूरा चैप्टर निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। उसके लिए मैं एक टिकट भी डिस्प्ले किया हूँ। तो सबसे पहले तो ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर होता है, उसके बाद सफ़र शुरू होने की तारीख, सफ़र शुरू होने की तारीख के बाद क्या होता है? बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी होता है किलोमीटर में। ये 5 चीज़ इस पर मेंशन होता है। क्या क्या? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में, है ना। ये 5 चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरल में प्रयोग होता है। होप कि ये चैप्टर से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक मैं आपका चैप्टर 1 to 9 क्लास 4 NCERT का कंप्लीट करवा दिया। अब हाँ 9 मैं इसलिए बोला कि 9 में है, 9 चैप्टर का नाम है बदलते परिवार। तो बदलते परिवार से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं लिया हूँ। आप अपनी तसल्ली के लिए NCERT का बुक देख सकते हैं।
अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है हुतुतु हुतुतु, है ना। हुतुतु हुतुतु किसको बोलते हैं? ये एक्चुअल में बोला जाता है कबड्डी को। तो कबड्डी को आप अपने यहाँ किस नाम से जानते हैं ये जानेंगे, लेकिन यहाँ पे कबड्डी को कहीं पे चेडुगुडू के नाम से, कहीं हुतुतु, कहीं हाडुडू, कहीं छुकितकित और कहीं कबड्डी के नाम से जाना जाता है। तो कबड्डी के बारे में इतना याद रखना है, कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। इसमें सांस तोड़ने पर वो खिलाड़ी आउट हो जाता है, और कोई खिलाड़ी को यदि पकड़ लिया और सांस लिए हुए लाइन को छू दिया तो जितने भी खिलाड़ी उसको पकड़े हैं वो सारे के सारे आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हम लोगों को कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो एक वेट लिफ्टर थी, जिसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। वेट लिफ्टर यानी जो भार उठाती है उसको वेट लिफ्टर बोलते हैं। इनके पापा हवलदार थे और ये 12 वर्ष की आयु में ही वेट उठाना शुरू कर दी थी, और ये एक बार में 130 केजी वेट उठा सकती थी। यानी ये इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थी, यानी कि देश से बाहर भी इन्होंने 29 मेडल को जीता, याद रखेंगे, है ना। और इनकी 4 जो बहनें हैं वो अभी भी वेट उठाने का काम करती है। तो ये था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। नेक्स्ट थोड़ा सा और जानेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर में और 3 बहनों के बारे में दिया है, जिसका नाम ज्वाला, लीला और हीरा है, जो अभी मुंबई में रहती है ना। और ये भी कबड्डी खेलती थी। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। बस इतना ही इस चैप्टर से याद रखेंगे। होप इतना इम्पॉर्टेंट है, और बाकी आप देख लेंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसका मेन टेक्स्ट बुक से। यहाँ तक मैं 10 चैप्टर करवाया। नेक्स्ट का जो बचा हुआ है 10-12 और चैप्टर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, है ना। अभी बहुत जल्दी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसका चैप्टर मैं उस वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कम समय में और ज़्यादा पढ़ने का बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।